के पक्ष में या दूध पीने के पक्ष में तर्क देते हैं, उनका आखिरी तर्क हमेशा यही होता है कि हमारा ट्रेडिशन ऐसा रहा है या हमें उसका स्वाद अब जबान पे लग गया है। कह रहे हो कि साहब जबान पे स्वाद लग गया है, मैं दूध नहीं छोड़ सकता, मैं मांस नहीं छोड़ सकता। ये भैंस का दूध तो भैंस के बच्चे के लिए, पड़वे के लिए होता है, उसने तुम्हें कैसे दे दिया? और वो जो इंजेक्शन मारा जाता है उससे भैंस को इतनी जबरदस्त पीड़ा होती है, जैसे कि डिलीवरी के समय औरतों को दर्द होता है ना गर्भाशय में, उतना दर्द होता है भैंस को, उसका दूध छूट जाता है। तो पूरी धरती की आबादी के बराबर एक दिन में मछली कटती है। मछली हमें लगता है कि ये दूर की किसी प्रजाति की, हमें उसका दर्द नहीं दिखाई देता। मछलियों की तो मांसाहारी ये औकात मानते हैं कि उनको गिनते भी नहीं हाउ मेनी यूनिट्स या हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, उनको गिना जाता है किलो के भाव। एकदम नारकीय जीवन जीने वाले हैं। ये नदियां सब सूख जानी है, नदी किनारे जितने शहर बसे थे उन्हें शमशान होना पड़ेगा। ये है आने वाली पीढ़ी का भविष्य। वी आर इन द मिडिल ऑफ द 6th मास एक्सटिंक्शन। आचार्य जी, मैं इसी विषय में पढ़ रहा था, जैसे अभी आपने बीफ की बात करी, तो अक्सर भारतीय तो इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं कि देखो हम तो बीफ खाते नहीं, पर वो ये भूल जाते हैं कि भारत दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है और उसका सीधा रिलेशनशिप है दूध से। तो मैं दूध के विषय में पढ़ रहा था कि जो डेयरी का हमारा दूध होता है वो तिगुना एमिशंस प्रोड्यूस करता है, 10 गुना ज़्यादा लैंड का यूज़ करता है और 2 से 20 गुना ज़्यादा फ्रेश वाटर का यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू जो प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं उससे। अगर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर सब आ जाएं तो जितने फूड रिलेटेड कार्बन एमिशंस हैं वो सीधे आधे हो जाएंगे, एकदम आधे, स्ट्रेट अवे। पूरा आंकड़ा समझो। फॉसिल फ्यूल के बाद सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस कहाँ से होते हैं? फूड से। और फूड में किससे? मांसाहार और डेयरी। अगर आप मांसाहार छोड़ दें और डेयरी में भी प्लांट बेस्ड मिल्क पर आ जाएं तो जो फूड से कार्बन एमिशन है वो सीधे आधा हो जाएगा, एकदम आधा हो जाएगा। इतनी सीधी सी चीज़ है। एक हमें फैसला करना है और जो पूरी क्लाइमेट क्राइसिस है उसको रोकने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे, पर वो फैसला हम करना नहीं चाहते। ज़बान के स्वाद के मारे, धार्मिक मान्यताओं के मारे, मूर्खतापूर्ण हठ के मारे हमको वो चीज़ माननी नहीं है। पर इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो लोग अभी भी मांसाहार के पक्ष में या दूध पीने के पक्ष में तर्क देते हैं, उनका आखिरी तर्क हमेशा यही होता है कि अब मतलब क्या करें, हमारा ट्रेडिशन ऐसा रहा है या हमें उसका स्वाद अब जबान पे लग गया है, और उससे आगे फिर कुछ मैं तो बात फिर करते कह नहीं। रहा हूँ ना, आपको बता दिया जाए आप घर में सिगरेट पीते हो, आपको बता दिया जाए आपके बच्चे के फेफड़े में कुछ समस्या है, बच्चा मर जाएगा, आप कहोगे मुझे तो जबान पे सिगरेट लग गई है, मैं तो सिगरेट पीऊंगा ही पीऊंगा? कहोगे क्या? आप छोड़ दोगे? आप न जाने कितनी चीजें छोड़ दोगे अगर आपको बता दिया जाए कि उन चीजों का छोड़ना जरूरी है आपके बच्चे की जिंदगी के लिए। ये बात जनरल अवेयरनेस में आ नहीं रही है पब्लिक में कि हमारे बच्चे एकदम नारकीय जीवन जीने वाले हैं। वो पीढ़ियां बीत गई जिन्होंने पृथ्वी पर किसी तरीके का संतुलन देखा था। आसमान आग उगलेगा, पृथ्वी इस सिरे से बंजर हो जानी है, शहर ही नहीं देश के देश डूब जाने हैं। क्लाइमेट माइग्रेशन इस सदी की बड़ी से बड़ी त्रासदियों में होगा। करोड़ों अरबों लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। आज के शहर कल की रेगिस्तान है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये नदियां सब सूख जानी है, नदी किनारे जितने शहर बसे थे उन्हें शमशान होना पड़ेगा। ये है आने वाली पीढ़ी का भविष्य। और उसके लिए आप कह रहे हो कि साहब जबान पे स्वाद लग गया है, मैं दूध नहीं छोड़ सकता, मैं मांस नहीं छोड़ सकता। और ये मत भूलिए, भारत में ठीक है बीफ नहीं खाया जाता है, पर बफ खाया जाता है। बफ जानते हो ना किसके लिए स्लैंग है? बफेलो के लिए। भारत में भैंसे के दो ही तीन उपयोग हैं। एक तो है कि भैंसा गाड़ी खींचता है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डुग्गी जिसको बोलते हैं।
दूसरा ये है कि वो भैंसों का गर्भाधान करने का काम आता है, उसके लिए एक भैंसा काफ़ी है, वो 100 भैंसों के लिए आपको दे देगा सीमेन। जो तीसरा काम है भैंसे का वो यही है, भैंसा कटता है और बहुत सस्ता आता है भैंसा, मुर्गी मटन से सस्ता आता है। तो बल्कि हमारे राजनेता कहते हैं कि ये गरीबों के लिए सस्ते प्रोटीन का काम कर रहा है भैंसा। बिना ये जाने कि वो जो भैंसा है वो विशेषकर भारत जैसे देश को कहीं का नहीं छोड़ रहा, उसका मांस, उसका स्लॉटर। अभी तक भी शायद हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो पूरा क्लाइमेट चेंज का विज्ञान है वो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा ठीक से। मुझे बहुत हैरत होती है जब मैं देखता हूँ कि जवान लोगों को भी नहीं पता कि क्लाइमेट क्राइसिस के पीछे की साइंस क्या है, वो भी इधर उधर की बहकी बहकी बातें करते हैं। अक्सर इसमें एक चीज़ मैंने और देखी है कि जिन लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इन सारे उद्योगों से जुड़ा हुआ है, वो इस पर बहुत मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं और आक्रोशित भी। कि हमारी लाइवलीहुड का क्या होगा। अब बहुत सारे देशों में बहुत तरह की चीज़ें किसी समय पर चलती थी, फिर उनको वर्जित कर दिया जाता है। वर्जित कर दिया जाए तो जो लोग उसमें लगे तो सब बोलेंगे कि हमारा क्या होगा। मान लो किसी देश में चोरी चकारी चलती थी, फिर नियम सख्त करके कानून लाके वर्जित कर दिया जाए तो सारे चोर बोलें कि अब हमारी आजीविका रोजी रोटी का क्या होगा। तो ये कौन सा तर्क है? मूर्खतापूर्ण तर्क है। ये पहले वेलिंग होती थी। कितनी चीज़ें थी जो पहले अनुमत थीं अब वर्जित हैं, उसमें आप तर्क दो कि उन लोगों की लाइवलीहुड का क्या होगा, तो ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। और एक बात बताता हूँ, एग्रीगेट लेवल पर क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी को लॉस देता है ना। माने अगर आप उसको रोक दो, ये सारे धंधे रोक दो जिनसे क्लाइमेट चेंज और बढ़ता है, तो इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। वो जो फ़ायदा होगा, वो जो सरप्लस जनरेट होगा, वो उन लोगों को दे दो ना जिनकी लाइवलीहुड पे असर पड़ा था। नहीं समझे? एक मोहल्ले में, एक बहुत छोटा उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरण है, समझना चाहोगे तो समझ पाओगे। एक मोहल्ले में एक साहब कहीं से एक सड़ा हुआ डीजल जनरेटर ले आए थे और उसको खूब चलाते थे। कोई पूछा कि क्यों चलाते रहते हो हर समय, वहाँ बिजली कट जाती थी वो चलाते थे। कोई क्यों चलाते रहते हो? बोले मेरे घर के भीतर कुछ काम होता है जिसमें मुझे चाहिए होती है बिजली, और अगर ये मैं नहीं चलाऊंगा डीजल का जनरेटर तो मुझे हर महीने 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो मैं इसलिए चलाता हूँ। और वो जो डीजल का जनरेटर चल रहा है उसके धुएं से मोहल्ले में 20 लोग बीमार पड़े हैं, और वो जो 20 लोग हैं वो सब प्रतिमाह अपनी दवाइयों पे डॉक्टर पे 5-5 हज़ार का खर्चा कर रहे हैं। 20 लोग बीमार पड़े हैं और वो प्रतिमाह खर्चा कर रहे हैं 5,000 का। तो पूरे मोहल्ले पे उस डीजल जनरेटर का क्या असर हुआ है? जिसके घर में चल रहा है उसको 10,000 का फायदा, और पूरे मोहल्ले को क्या हुआ है? 20 लोगों को 5-5 हज़ार का नुकसान, माने 1 लाख का नुकसान। ठीक है, कुल मिलाकर के मोहल्ले को क्या हो रहा है? 90,000 का नुकसान। अब अगर हम वो डीजल सेट फेंक देते हैं तो पूरे मोहल्ले को क्या हो गया? 90,000 का फायदा। ये जो भाई रो रहे हैं कि मेरे 10,000 का नुकसान हो गया, उस 90,000 में से 10,000 इनको दे दो, तो भी 80,000 का नेट सोशल सरप्लस निकला ना? निकला ना? हाँ, यही क्लाइमेट चेंज की भी इकोनॉमिक्स है। इट्स अ सोशल ट्रेजेडी, इट्स अ ट्रेजेडी एट द एग्रीगेट लेवल। 2-4 लोगों को इससे फायदा हो जाता है। उदाहरण के लिए अब कोई स्लॉटर हाउस है, उसको तो फायदा हो ही रहा है भैंस काटने से, पर वो जो भैंस का तुम कर रहे हो वो एग्रीगेट लेवल पर, सोशल लेवल पे, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा एक निगेटिव इकोनॉमिक फैक्टर है। समझ में आ रही बात? तो ये गलत तर्क है कि कुछ लोगों को नुकसान हो जाएगा। जिनको नुकसान हो जाएगा उनकी भरपाई करी जा सकती है। और ये बात मोरल भी नहीं है कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम काम गलत कर रहे थे, तुमने काम चुना क्यों? और एक जागरूक नागरिक होने के नाते तुम्हें खुद भी कहना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ रोजी रोटी का सवाल है, पेट चलाना होता है, समाज भरपाई कर देगा, लेकिन ये काम बंद करो। इसी से जुड़ा एक तथ्य मेरे सामने था अभी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने
पूरी दुनिया के लिए एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें उन्होंने बात कही थी कि यदि अभी हम ऐसे स्टेप्स लें जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, उसे 2 डिग्री से नीचे रोक सकें, तो उसमें खर्चा आएगा $6 ट्रिलियन का, यूएसडी का। पर यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ 2050 तक है, 2050 का माने अगले 20 साल के अंदर हमें नुकसान होगा कम से कम $40 ट्रिलियन का। तो ये है नेट ग्लोबल सरप्लस जो आप बचा सकते हो, और नहीं बचाओगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने ट्रिलियन डॉलर की है, अभी सुन लिया तुमने। पूरी दुनिया के लिए ये सेंसिबल बुद्धिमानी की बात है कि तुम इसको रोको। और ये बात सिर्फ नैतिक नहीं है, इसमें सिर्फ कोई मोरल बेनिफिट नहीं है, इसमें सीधा सीधा इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। इसमें कई लोग ये भी आंकड़ा देते हैं कि जो एमिशंस की कमी होगी वो तो एक तरफ है, साथ में जो एग्रीकल्चर लैंड अभी हम यूज़ कर रहे हैं जानवरों के लिए खाना बनाने के लिए, वो सारा लैंड हम दोबारा से फॉरेस्टेड बना सकते हैं, बिल्कुल जिसकी अपनी और कहते हैं बेनिफिट्स हैं कि हम कितना बिल्कुल CO2 उसमें अब्जॉर्ब कर सकते बिल्कुल हैं, बाकी सब बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं पेड़ लगाना है, भाई पेड़ मत लगाओ, वो काम रोक दो जिससे जंगल कट रहे हैं। पर ये सीधी सी बात नहीं समझ में आ रही। कह रहे हम पेड़ लगाएंगे, अरे यार तुम पेड़ रोप दोगे और 20 साल में बड़ा होना से बकरी चढ़ जाएगी। पेड़ लगा के तुम दिन रात उसकी तुम देखभाल करोगे क्या? और जंगल में पेड़ आता है, पेड़ के लिए भी एक इकोसिस्टम होता है, वहां पर पेड़ बड़ा हो सकता है। तुम अपने मोहल्ले में पेड़ लगा रहे हो, पूरे ग्रेटर नोएडा में खोजो तुमको मिलते हैं बड़े बड़े वृक्ष। ये जो तुम यहाँ पे ये बबूल और कांटेदार झाड़ बो रहे हो, जिस झाड़ को तुम पेड़ का नाम दे रहे हो, ये कितनी कार्बन एब्जॉर्ब कर लेगा? बड़े विशाल जंगली वटवृक्ष चाहिए होते हैं कार्बन सोखने के लिए। उतने बड़े वट तुमको कहां मिलेंगे? यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तुमने कब देखा भारी तने वाला पेड़? यहाँ तो वही होते हैं जो सड़क किनारे बेचारे जो अपनी जान को रो रहे हैं, मरियल सूखे हुए गिरे हुए पेड़, उनको पेड़ भी नहीं बोल सकते, वो झाड़ियां हैं, उनको पेड़ बोल करके धोखा दिया जा रहा है। पेड़ नहीं लगाने, वो काम रोक दो जिससे पेड़ कटता है, और पेड़ के कटने में बहुत बड़ा योगदान मांसाहार का है। मैं पेड़ लगाने को मना नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि एक तो पौधे रोप करके कहीं आपको ये ना लगे कि आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। और आचार्य जी, मतलब बहुत सारी स्टडीज ये भी बता रही हैं कि ये जो मांसाहारी खाते हैं, जो भी बकरा और गाय खाते हैं, इनसे इनका भी कैंसर रिस्क लगातार बढ़ता जा रहा है। जो इनको बीफ को फुलाने के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ होता है, या फिर जो भी इनको खाद्य पदार्थ देते हैं, उससे इनका भी कैंसर रिस्क अब एकदम एकदम। रेड मीट तो प्रूवन कार्सिनोजन है, और जब आप मांसाहार की इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो उसे मेडिकल कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। मांसाहार हर तरीके से दुनिया को बर्बाद करने वाली चीज है, ना एथिकल, ना रिलीजियस, ना मोरल ग्राउंड पे बोल रहा हूं, सीधे सीधे हेल्थ ग्राउंड्स और इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे बोल रहा हूं। हेल्थ ग्राउंड से मुझे एक बात और याद आई कि ये जितने भी भारतीय सभी के अपने मतलब अनुभव की बात होगी कि डॉक्टर्स आजकल बोलते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो हमारी पॉपुलेशन में बढ़ गई है। तो उसमें भी जो सबसे बड़ा कारण है वो मांसाहार है, क्योंकि जितने भी जानवर हैं उनको सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और उनका वो सारा पानी ये नदियों में तुम हर जगह बहुत आगे पहुंचता है। चले गए, ये तो मांसाहारी को दूर दूर तक भनक भी नहीं लगती कि वो मुर्गी जो एक आध दो अंडे देती महीने में, उसने दर्जनों कैसे दे दिए। उस जानवर जिसको तुम खाने जा रहे हो, जिसको कम से कम 1.5-2 साल लगने थे एडल्ट मैच्योर होने में, वो 2 महीने में मैच्योर कैसे हो गया? ये तो हम सोचते भी नहीं कि भैंस का तुम्हारे पास दूध आ रहा है, तो भैंस रोज सुबह दूध दे कैसे देती है? भैंस का दूध तो भैंस के बच्चे के लिए, पड़वे के लिए होता है, उसने तुम्हें कैसे दे दिया? उन्हें पता भी नहीं है, जब तक ऑक्सीटोसिन नहीं मारो भैंस दूध नहीं छोड़ती। और वो जो इंजेक्शन मारा जाता है उससे भैंस को इतनी जबरदस्त पीड़ा होती है, जैसे कि डिलीवरी के समय औरतों को दर्द होता है ना गर्भाशय में, उतना दर्द होता है भैंस को, उसका दूध छूट जाता है, फिर उस दूध की आप सुबह सुबह चाय बना के पीते हो। ये तो हम सोचते ही नहीं, हम कभी पूछते भी नहीं कि भाई भैंस के तो नर मादा दोनों होते होंगे, काम की तो हमारे भैंस है।
तो नर बच्चे का क्या होता है, ये तो हम कभी सवाल ही नहीं पूछते। नर बच्चे को क्यों जिंदा रखा जाए? वो कोई इकोनॉमिक एसेट तो है नहीं, वो क्या करेगा? वो तो भैंसा बनेगा। भैंसे का क्या करना है आपको? उसका क्या किया जाता होगा? हमें बुद्धि नहीं है। उसे जिंदा रखोगे तो दूध पिएगा, और दूध पिएगा तो आपका नुकसान होगा। आप डेयरी चला रहे हो, भैंस का बच्चा जिंदा है तो आपका नुकसान करेगा, तो उसका क्या होता होगा सोचो। जानते हो, कुछ राज्यों में नियम ला करके जो ये मेल काव्स होते हैं, भैंस के बच्चे, इनको मारने को प्रतिबंधित किया गया। तो वहां क्या किया जाता है? उनको भूखा रख के मार दिया जाता है। कहते हैं स्लॉटर थोड़ी किया, खुद मर गया, उसकी आप चाय पीते हो। और फिर वो जो स्लॉटर, जब भैंस होती है, भैंस तो अब सदा तो दूध देगी नहीं। भैंस हो गाय हो, इनकी जो कुल आयु होती है, उसकी आधी ही आयु में ये दे सकती हैं दूध। जैसे आप मनुष्यों में जो जो नारियां होती हैं, जैसे अगर उसे 80 बरस जीना है तो 40 की उम्र में मीनोपॉज हो जाता है। लगभग वही बात गाय भैंस पर भी लागू होती है। तो दूध तो उससे उसकी आधी उम्र में ही मिलना है। अभी आधी उम्र उसकी शेष है, अब उसका क्या होगा? उसको खिलाओगे? क्या होता है उसका? उसका स्लॉटर होता है। ये बात हमें पता ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि पता हो नहीं सकती, सार्वजनिक आंकड़े हैं, सब पता चल जाए। जबान का स्वाद और जेब का स्वार्थ हमें वो देखने भी नहीं देता जो चीज सामने है। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले की बात थी कि जो हमारी गीता कम्युनिटी है, वहाँ पे एक साथी ने एक फ़ोटो शेयर करी थी, जहाँ पे क्योंकि एक भैंस दूध नहीं दे रही थी, तो उसके मरे हुए बच्चे की खाल के अंदर भूसा भर के उसको वहाँ हाँ टिका हाँ दिया था, उसको हाँ ये भ्रम देने के लिए कि तुम्हारा बच्चा हाँ हाँ पास में है। हाँ हाँ, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जिसमें जो छोटा बच्चा होता है ना, चाहे वो भेड़ का हो, गाय का हो, भैंस का हो, किसी का हो, उसका जो मांस होता है नर्म, वो दुगुने तिगुने दाम पे जाता है। तो उस छोटे बच्चे को स्लॉटर करने का ये एडेड इंसेंटिव होता है। इसका मांस दुगने तिगने चौगुने दाम पे जाएगा। ये है मांसाहार। खैर, ये जो अभी आप बातें कर रहे हो, ये क्लाइमेट चेंज से थोड़ा हट के हैं। अब हम आ गए हैं एनिमल वेलफेयर वाले मुद्दे पे जो आप बात बोल रहे हो। शुरुआत हुई थी क्लाइमेट चेंज से। जितनी दूर तक जाओगे, जिस दिशा में जाओगे, आप यही पाओगे कि मांसाहार जैसी नारकीय चीज दूसरी नहीं है। फिर एथिकली नहीं बोल रहा हूं, किसी पंथ, दल, समुदाय, संप्रदाय का होने के नाते नहीं बोल रहा हूं। सीधे सीधे एक मनुष्य के नाते पृथ्वी के भविष्य को देखकर बोल रहा हूं। इसी में एक आचार्य जी, जो जो मछली की बात आती है कि मछली कहीं पर ऐसा होता है कि वो और चीज़ें नहीं खाते हैं मांस में, लेकिन मछली खाते हैं। तो मछलियों पर मैं देख रहा था 2.77 ट्रिलियन मछलियां पर ईयर मरीन एनिमल्स पूरे तो कटते हैं, जो कि अगर हम एक दिन का निकालें तो पूरी धरती की आबादी के बराबर एक दिन में मछली कटती है। जिसको आप मरीन लाइफ बोलते हो, उसका और क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा गहरा नाता है। मछलियां जो अंडे देती हैं, वो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव इकोलॉजी में देती हैं। बहुत सारी मछलियों की स्पीशीज। ओशन सबसे बड़ा टेम्परेचर सिंक होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, सबसे ज़्यादा उसे ओशन एब्जॉर्ब करते हैं। तभी तो ग्लेशियर पिघलेगा, तभी तो जल स्तर बढ़ रहा है। और ये जो ओशनिक टेम्परेचर का चेंज है, ये मरीन लाइफ को बिल्कुल ध्वस्त कर देगा। जब मछली का अंडा ही नहीं ना बचेगा, ना मछली अंडे देगी, पूरा जो उसका इकोसिस्टम है वो गड़बड़ है, हो जाएगा। तो कहाँ से उसकी पूरी प्रजाति ही बचेगी? और मछलियों को तो तुमने जब इतने ट्रिलियन बोला, तो पता नहीं तुमने इतने ट्रिलियन यूनिट्स इंडिविजुअल्स बोले या किलोग्राम बोला। मछलियों की तो मांसाहारी ये औकात मानते हैं कि उनको गिनते भी नहीं हाउ मेनी यूनिट्स या हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, उनको गिना जाता है किलो के भाव।
अभी आपसे पूछा जाए कितनी गाय, कितनी भैंस, कितनी बकरी, भेड़ कटी, वो तो आप फिर भी बता पाओगे। मछलियों में वो बता पाना मुश्किल हो जाता है, उनको किलो के भाव गिनते हैं। जबकि मछली अपने आप में एक इंटेलिजेंट जीव होता है, वो दर्द उतना ही अनुभव करता है जितना कोई भी मैमल। पर मैमल होता है तो हमें उसका दर्द दिखाई देता है। मछली हमें लगता है कि ये दूर की किसी प्रजाति की, हमें उसका दर्द नहीं दिखाई देता। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डेटा है, उस पे ही फोकस्ड रहो। अगर आप उसके एथिकल और इमोशनल इश्यूज पर जाओगे तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। इसी में आचार्य जी, कई सारी फोटोज और वीडियोस रिसेंट में आई हैं जिसमें पूरे के पूरे लेक्स की मछलियां मरी हुई हैं, मर जाती हैं और फ्लोट करती हैं। और ये भी वही क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी उनका ऑक्सीजन डिप्लीशन और टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके कारण होता है। और ये मतलब रिसेंटली बहुत इंस्टेंसेस आ रहे हैं। ये बेसिक साइंस हमने पढ़ी ही नहीं ना, कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है मछली उसी से ज़िंदा रहती है। ऊपर आके हवा तो वो लेती नहीं है अपने फेफड़ों में, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और इतनी हमने साइंस पढ़ी नहीं कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में जब डिजॉल्व होती है तो उसका सैचुरेशन, उसकी सॉल्युबिलिटी, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तुम टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये जो अलग अलग गैसें पानी में घुलती हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन भी खराब होगा। तो पूरी जो एक्वेटिक लाइफ है उसका क्या होगा फिर? और क्या होगा नहीं, दूर की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव नहीं है, क्या हो रहा है। वी आर इन द मिडिल ऑफ इट, वी आर इन द मिडिल ऑफ द 6th मास एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोसीन बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये मनुष्य ने किया है। जैसे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं बोलते, एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं ना, वैसे ही हम जिस युग में चल रहे हैं एंथ्रोपोसीन है, ये हमने करा है। एंथ्रोपो माने मनुष्य से रिलेटेड।